हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की चर्चा की थी। अभी अपन उसी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसी को एक बार दोबारा देखेंगे। थोड़ा सा एक्चुअल है क्या कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स में, और थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तभी वो क्लियर रहेगा। तो मैं आपको वापस एक बार मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशंस है, वो आपको रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी आवश्यकता है, रो कॉलम का क्या रिलेशन है उनमें, उसको एक बार वापस बता रहा हूँ। दो मैट्रिक्स अपने पास है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इसमें दो मैट्रिक्स अपने पास है, ए और बी। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशंस जो करते हैं अपन मैट्रिक्सेस का, उसमें दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर डिपेंड करते हैं कि वो मल्टीपल होगी कि नहीं होगी, उन पे डिपेंड करता है। तो पहले अपन ने देख लिया कि इसकी m क्रॉस n इसका ऑर्डर है और इसका p क्रॉस q है, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो रिजल्टेंट होगा मल्टी होने के बाद मैट्रिक्स का, वो आ जाएगा m क्रॉस q का। m क्रॉस q ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपन इसकी थोड़ी सी और रिसर्च करें, देखें तो ए और बी, ए बी तो फाइंड आउट कर लिया तुमने। अब इसका बी ए फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा, तो वही कंडीशन बी ए के लिए, ए बी के लिए ये कंडीशन है, तो बी ए के लिए क्या होगा, बी ए के लिए ये होगा p क्रॉस q और m क्रॉस n। तो q और m इक्वल होना चाहिए, तब p क्रॉस n का बी ए बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अगर डिफाइंड है तो कोई गारंटी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड है, वही कंडीशन वापस लगेगी इसमें। ए बी डिफाइन है तो इसका कोई मतलब, इससे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बी ए डिफाइन है। हो सकता है अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो। दूसरी चीज, अगर अपन ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं और बी ए भी फाइंड आउट हो जाता है, तो इसका इससे भी कोई रिलेशन नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, नहीं होता। अगर ए बी फाइंड आउट, ए बी भी अपने पास मल्टीपल हो रहा है जो रो कॉलम की कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए, और बी ए भी फाइंड आउट हो रहा है, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकता है, लेकिन इससे कोई इसकी गारंटी नहीं है कि फाइंड आउट हो रहे थे होते हैं। कुछ कंडीशंस मैट्रिक्स हो जिससे अलग अलग होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, तो हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन एक दूसरे की नेसेसिटी नहीं है कोई भी, तो ये ध्यान में रखेंगे आप दो तीन बातें। तो इससे अपने पास में दो तीन छोटी छोटी बातें निकल के आई। एक तो ए बी और बी ए, इसको अपन कर्मिन में वाला कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, पहला। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करता है, ए बी और सी इक्वल ए बी सी, ए बी को मल्टी कर लेते हैं, रो कॉलम की कंडीशन को फॉलो करेगा तब मल्टी हो जाएगा, फिर सी से मल्टी कर लो, वही कंडीशन जो रो कॉलम की लगती, और इधर ही अगर दोनों इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर ये संभव है ए बी और ए सी बी सी सब, तो ये होता है। अगला इसमें देखिए अपन, एक चीज अपने पास में तीसरी आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बंटन दा नियम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसे ए बी प्लस ए सी होता है। मतलब बी प्लस सी मैट्रिक्स को आपने ऐड कर दिया, तो इसके साथ ही आप ए सी से मल्टी करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए को बी से मल्टी करने पर और ए को सी से मल्टी करने पर दोनों के एडिशन के इक्वल आता है। यह आप देख सकते हैं सॉल्व करके। तीसरा और इम्पोर्टेंट, चौथा और इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, आइडेंटिटी को हिंदी में तत्सम कहते हैं, जो का त्यों। तो वही बात है कि मैट्रिक्स को किससे मल्टी करें कि वही मैट्रिक्स आए।
तो मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी के बारे में बताया ना, 1 0 0 1। तो आई इसका आइडेंटिटी इसीलिए आएगा, या आई को ऐसे मल्टी करेंगे तो ये आएगा। ये अपन ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स उसमें काम आएगा, तो इसको भी फॉलो करता है। आई इसका आइडेंटिटी है। ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टी करने पर एक वापस वहीं आ जाए। ये अपने पास में जनरली जो क्वेश्चंस थे, जनरली जो क्यूरीज थी इससे रिलेटेड, वो मैंने आपको बताई। आप एनसीईआरटी से बुक डाउनलोड कर रखी होगी, उसे एक बार अध्ययन करें वापस, और इससे जुड़ी हुई जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करें, और प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में मेरे को डालें। तो बीए फाइंड आउट कर सकते कि नहीं हो सकते, संभव है कि नहीं हो, वो वही कंडीशन उस पर लगेगी बीए पे जो एबी पे लगती है। और एबी और बीए दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि वो इक्वल हो। अगर दोनों पॉसिबल है तो भी इक्वल नहीं होते एबी और बीए। तो उसको लेकर अपने एक एग्जाम्पल ये उसी से जुड़ा हुआ है, इसको एक बार देख के अपन प्रॉपर्टीज की वो कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में दिया हुआ है गिवन ए मैट्रिक्स है, तो 1 -2 3 -4 2 5, और साथ में बी दे रखा है 2 3 4 5 2 1। इनके ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर इस कोने पे लिखते बताया था मैंने। 2 रो है, इसमें रो फर्स्ट है, रो सेकंड, और 3 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो 2 क्रॉस 3 ये ऑर्डर हो गया इसका। अब इसी हिसाब से अगले का देखेंगे, तो इसकी क्या है 1 2 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो हो गई, 3 × 2। अब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो ए बी होगा, ए बी, ये ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो देख लो इसकी रो की, इसके कॉलम्स की नंबर्स और इसके रोज के नंबर इक्वल है, तो ए बी पॉसिबल है। पॉसिबल है तो इसका डमी मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन, A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इससे अपन इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब अपन ने पिछले जो एग्जांपल मैंने बताया था मल्टीप्लेक्शन का, उसको मैंने एक एक एलिमेंट को साइड में लेके अपन ने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पहला क्या है A11, मैंने बताया था कि पहला जो एलिमेंट i की जगह था, aij एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई थी आपको। तो aij, i तो हो गया इसका रो और j हो गया कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टी करके ऐड करके पहला एलिमेंट अपन ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट 1 × 2 प्लस फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, इसका देखेंगे, इसका ये होगा, इसका मल्टी इससे, और बीच में ऐड प्लस का लगा देंगे। -2 और 4 फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, और ये +3 और 2। ये आपके पास में A11 हो गया, फर्स्ट रो A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब A12 फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की, और सेकंड कॉलम इसका दूसरे का, उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं ये क्या बनेगा, देखिए अगला एलिमेंट है 1 × 3 प्लस 1 × 3 हो गया, और ये क्या हो गया -2 × 5 प्लस के -2 × 5 प्लस ये क्या हो गया 3 × 1, तो प्लस के 3 × 1। ये आपके पास में A12 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आप देखेंगे इसका 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे आप, सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो इससे वही कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टी करके ऐड करके एलिमेंट बनाएंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। देख लीजिए -4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 × 2 और 2 × 4 और 5 × 2। तो
इससे अपने पास में 2 1 आ गया। इसी तरह से आप लेंगे लास्ट एलिमेंट 2 2, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इससे गाइड कर देता है कि कौन से किसको लेना है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है सारी। तो अपन ये देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इससे क्या बनेगा -4 और 3 प्लस 2 × 5 और 5 × 1 ये आपका 1 मिनट 5 × 1 ये मैट्रिक्स होगी 2 × 2 की, जिसका ऑर्डर आपके पास में दिया हुआ है। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। 2 1 जा 2 -4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 प्लस के 6। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 3 1 जा 3 -10 और ये हो गया प्लस के 3। यहाँ पर आप लिखेंगे -8 प्लस 8 और प्लस के 10, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप माइनस के 12 है और 3 जा 12 है, 5 2 जा 10 एंड प्लस 5। और आगे कैलकुलेट कर लीजिए इसको। देखिए 2 6 8 -8 0 3 + 3 10 -3 + 3 6 -10 -4 -8 + 8 कैंसिल एंड रिमेनिंग 10। यहाँ पर 10 + 5 15 -12 है, रिमेनिंग 3 ओनली। ये आपके पास में AB मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? AB मैट्रिक्स आ गया। AB तो हमने पहले इसमें निकाल लिया था, अब अपन BA देखते हैं। तो BA के लिए देखते हैं BA = B वाला। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 2 3 4 5 2 1। ये इसका मैट्रिक्स है B का, और A का मैट्रिक्स कौन सा है? ये लो 1 -2 3 -4 2 5। आप इसके ऑर्डर देखिए, इसमें कितनी रो है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 2 कॉलम है। और इसी प्रकार इसमें 1 और 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3। इससे रिजल्ट क्या आया? आपके पास में 2 और 2 इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके BA, उसके ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3। तो 3 × 3 की कितनी? 3 × 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम की आपको डमी बना के इसको उसके बेस पे इसको सॉल्व करके अपन को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ इसकी डमी बना देता हूँ एक बार आपके लिए। 3 × 3 की बनानी, ध्यान रखना है यहाँ से रिजल्टेंट कौन आ रहा है। तो 3 × 3 में 3 रो आएगा, तो फर्स्ट 1 1 3 कॉलम आएगा, 1 2 और 1 3। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपके पास में बन गया, ये BA बन गया। अब इसी हिसाब से आप इसका कोई तरीका पहले वाला है, आप डायरेक्ट A1 1 फर्स्ट A1 पहला रो दूसरा कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो ये और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ये। तो पहले मैट्रिक्स का रो फर्स्ट, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो क्या होगा? 2 × 1 + 3 × -4। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक कम हो गया इससे। अब अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे दूसरा एलिमेंट निकलेगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, तो 2 -2 + 3 × 2 3 × 2। देखिए क्या करना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, तो 2 - 2 मल्टी हो गया, 3 2 के मल्टी हो गया। अच्छा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें क्या होगा? 2 × 3 और 3 ×
ये हो गया। आप अच्छा आसान एकदम ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये बन गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये बन गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये बन गया। 2 3 2 3 आया सब में। अब अपना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा 4 × 1 + 5 × -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बनेगा 4 - 2 एंड +5 × 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बनता है 4 × 3 + 5 × 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बन गया। इसी तरह से आपके पास में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो क्या है 2 1 + 1 - 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, या 3 1 एलिमेंट हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट ये बनेगा आपके पास में 2 और इससे -2 + 1 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका बनेगा 2 × 3 प्लस और 1 × 5। ये मैट्रिक्स आपके पास में आया है, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी को। और इसमें थोड़ी जल्दबाजी करने पर गलती होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, थोड़ी कंसंट्रेट चाहिए इसमें अच्छी तरह से, ये आप ध्यान रखेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप। शुरुआत में थोड़ी सी पहली बार देखने में हो सकता है थोड़ी गलतियाँ हो जाए आपसे, लेकिन बार बार ध्यान से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट मल्टी करके ऐड करके भी कर लेंगे तो आप। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो मैं 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12 -12 में -4 प्लस के 6 और ये 6 प्लस के 15, 4 माइनस के 20 माइनस के 8 प्लस के 10, 12 प्लस के 25 और साथ में आ गया 2 - 4 और ये आ गया -4 + 2, इसको लिख सकते हो आप 6 + 5 और थोड़ा सा कैलकुलेट करके डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दीजिए इसको। 2 - 12 -10 -4 प्लस के 6 2 21, इसको लिख सकते हो आप माइनस के 16, ये हो सकता है 2 और ये होगा 37 और इसको लिख सकते हो माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये कुल मिलाकर आपके पास में 3 × 3 का डमी मैट्रिक्स आ गया। तो ये आ गया आपके पास में BA, ये क्या आया BA। तो कंडीशन में क्या कह रहा था कि AB और BA दोनों अलग अलग होते हैं, ये कंफर्म हो गया। यहाँ से अपन देख सकते हैं A और B दिए हुए थे, AB को फाइंड आउट किया अपन ने तो उस तरीके से कि उसे 2 × 2 का आया। अब BA निकाला तो वही कंडीशन जो रो कॉलम की थी उसको यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ फॉलो हो रहा है तो BA अपन ने फाइंड आउट किया, वो भी आया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि AB मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हर कंडीशन में अलग अलग उनको मतलब जो रो कॉलम के कंडीशन होते हैं उसको फॉलो करना होता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख लेते हैं कि AB अलग अलग है, उसमें AB BA दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये इसकी अनिवार्यता नहीं है कि AB और BA सेम हो सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी भी नहीं है कि इक्वल हो, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है। तो अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो A और B अलग अलग है और AB और BA सेम हो सकता है। देखिए मैट्रिक्स अपने पास में है A और B, इनका मल्टीप्लिकेशन अपन देखते हैं, दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों 0 है, सिर्फ डायगोनल इसके एलिमेंट्स ही दिए गए हैं, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। अपन इसको देखते हैं, AB फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन में। AB = 1 0 0 2, B की वैल्यू हो गई 3 0 0 4, मल्टी कीजिए आप उसी से,
इससे पता चल गया 2 क्रॉस 2 दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जो रिजल्टेंट है वो भी मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा। तो अपन इसको कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं इसको बना देता हूँ 1 1 1 2 2 1 और 2 2। इसे देखिए ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 1 मल्टी विथ 3 प्लस 0 इंटू 0। दूसरा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टी विथ 0 प्लस 0 मल्टी विथ 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। कैलकुलेट कर लीजिए सबको। 3 1 जा 3 प्लस 0 3 0 0 ये 0 0 और यहाँ पे ये 0 2 4 जा 8। इस तरह से आपके पास में ये ए बी आ गया, आपने फाइंड आउट कर लिया। और इसी तरह से अपन साइड में थोड़ा सा बी ए का भी देख लेते हैं, बी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी ए के लिए मैं बी को आगे रख लेता हूँ, बी ये सेकेंड वाला। तो 3 0 0 4 और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 0 0 2। क्या करेंगे वही मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2 का है, रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 का आना है। ये हो गया A11 A12 A21 A22। क्या करेंगे इससे क्या निष्कर्ष निकलता है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा बताओ 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। ये आपके पास में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, क्या होगा 3 1 जा 3 0 रिमेनिंग 3 0 0 0 ये 0 हो गया और ये हो गया 8। तो आपके पास में ए बी ये है सेम और बी ए भी सेम आया। इससे क्या निष्कर्ष निकला ए बी इक्वल बी ए कब हुआ जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है। उस स्थिति में क्या हो गया ए बी और बी ए इक्वल आ सकते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन है इसकी कि ए बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए रो कॉलम की जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए अगर ए बी निकालते हैं और बी ए निकालते हैं तो उसके इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कंडीशन हो सकती है अगर डायगोनल मैट्रिक्स और ऑर्डर सेम हो और वो ए बी और बी ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपन उसमें, उसको रो कॉलम की कंडीशन को फॉलो करते हो। उस स्थिति में अपन इसमें ए बी और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब अपन एक चर्चा कर लेते हैं, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो और उसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? देखो जनरली देखे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन यहाँ पे देखा था कि ये है, ये इससे मल्टी होगा तो इससे रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो नॉन जीरो मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लेक्शन है वो जीरो हो सकता है। अब आप इसी आधार पर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके 3.2 NCERT बुक के जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके, और लगभग मल्टीप्लिकेशन एडिशन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सारे इसी एग्जाम्पल्स पे बेस से सारे आप कर सकते हैं। उसमें कुछ में अलजेब्रा के कुछ फार्मूले ऐड हो रहे हैं तो वो भी देख लेना, उसको ऐड करना है। ट्रिगोनोमेट्री के 11th क्लास के फार्मूले हैं, कुछ जगह थोड़ा सा अलग टाइप हो सकता है। तो मैं कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों से पूछे जाते हैं, वो बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके समझ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ ये शो करना है तो अपन प्रूफ देखेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये एफ ऑफ एक्स को आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए
और क्या कर रहा है, एफ ऑफ वाई अपने पास नहीं है, लेफ्ट में एक्स वेरिएबल, इधर भी एक्स है, तो अपन इसको चेंज करके एफ ऑफ वाई बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट अपन लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ वाई कैन बी रिटन एज कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 वन। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड देख लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, इसका मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में एलएचएस में, एफ ऑफ एक्स है देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो, और यहाँ पर हो गया साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, और एफ ऑफ वाई क्या होगा, ये रहा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अब आप इसको मल्टी कर सकते हैं, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट 3x3 आएगा, 3 = 3 है, तो रिमेनिंग होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा रिजल्टेंट का। तो क्या होगा बताइए, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा cos x cos y फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फिर इसे मल्टी करेंगे माइनस साइन x साइन y, फिर जीरो इंटू जीरो, तो प्लस के जीरो इंटू जीरो का तो आप जानते हैं जीरो इंटू जीरो का जीरो हो जाएगा। अब इसके आगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थोड़ा सा cos x माइनस साइन y, आगे इसको लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट इससे मल्टी होगा तो प्लस के माइनस के साइन y सॉरी माइनस के साइन x और ये से cos y, और जीरो हो जाएगा जीरो से, प्लस के जीरो इंटू जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखिए cos x मल्टी होगा जीरो से, तो cos x इंटू जीरो प्लस माइनस साइन x इंटू जीरो और प्लस जीरो इंटू जीरो, ये आपके एलिमेंट बन गए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और रिजल्टेंट की फर्स्ट रो बन गई। अब अपने पास में इसका देखना है, इसका क्या बनेगा देखिए फर्स्ट रो, ये तो फर्स्ट रो वाला हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो शुरू होगी ना, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो इससे ले लो, फर्स्ट कॉलम इससे लो, फिर सेकंड कॉलम इससे लो, फिर थर्ड कॉलम इससे लो, इसकी सेकंड रो से लेंगे 3 स्टेप में, तो साइन एक्स cos y, फिर ये cos x प्लस के cos x sin y और जीरो इंटू जीरो। ध्यान से देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos x sin y और जीरो जीरो प्लस के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे sin x sin y पहले तो माइनस के sin x sin y, माइनस से डायरेक्ट मल्टी कर दिया और फिर लिख सकते हैं cos x cos y प्लस के cos x cos y प्लस थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो। अब इसके बाद में सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का क्या होगा sin x जीरो प्लस cos x इंटू जीरो प्लस जीरो और जीरो। इसी के साथ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो शुरू हो रही रिजल्टेंट की, तो थर्ड रो आ जाएगी फर्स्ट की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
0 इंटू कॉस वाई और प्लस के 0 इंटू साइन वाई और प्लस के 1 इंटू 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई और 1 इंटू ये थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। इसी तरह थर्ड कॉलम लास्ट एलिमेंट बनेगा 3 3 ये 3 3 तो सेकेंड ये 0 0 प्लस 0 0 और प्लस 1 इंटू 1। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कीजिए आप मेरा कॉपी में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजी एकदम। अब मैं इसका बचा हुआ भाग आगे लिखता हूँ इधर, तो देखिए ध्यान से क्या है cos x cos y माइनस sin x sin y। देखा लग रहा है, किसी जमाने में देखा होगा आपने 11th क्लास में। क्या cos x cos y माइनस sin x sin y, सही है। cos x प्लस y यही था फॉर्मूला, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y, sin a प्लस b का क्या था, sin x प्लस y का sin x cos y प्लस cos x sin y। ये दो फॉर्मूले लग के इसमें अपन वो सारी कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो ये cos x cos y माइनस sin x sin y ये 0 हो गया, तो मैं इसको cos x प्लस y लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ इसको cos x प्लस y। आप 11th क्लास का 3rd चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखिए, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है और वो मैं यहाँ रख देता हूँ cos x प्लस y इक्वल cos x cos y माइनस sin x sin y। और एक फॉर्मूला था sin x प्लस y इक्वल sin x cos y प्लस cos x sin y। ये तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 0 वाले का कोई मतलब नहीं। आगे इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो देखा लग रहा है कुछ क्या sin x cos y माइनस बाहर आएगा सबके और cos x sin y, तो क्या हो गया sin x प्लस y, तो माइनस कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा sin x प्लस y। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको ध्यान देके। और अगला 0 किसी से भी गुणा 0 होता है, पता है आप सभी को, 0 अपना जैसा कर लेता है सबको, तो cos x इंटू 0 ये 0 और ये 0 कुल मिलाकर ये 0। अब ये sin x cos y प्लस cos x sin y, वही फॉर्मूला sin x प्लस y, sin x प्लस y और ये 0 हो ही गया। इसके बाद में ये माइनस कॉमन लिया, इसको आगे ले, एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो क्या हो गया cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y, cos x प्लस y, और ये हो गया आपके पास में 0। वही है sin x को 0 से करो, 0 किसी से करो अपना जैसा करता है उसको। अब बाद में इसको 0 से गुणा किया, इसको 0 से गुणा किया, तो ये पूरा टोटल नील, ये नील यहाँ 1 बचा, तो 0 0 1। और ये क्या है देखा लग रहा है, जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया था वैसा ही है, सिर्फ इसमें एंगल की x की जगह यहाँ पर x प्लस y आ रहा है। इसको फंक्शन के रूप में कैसे लिखें, तो इसको फंक्शन के रूप में लिखने के लिए आपको वही करना जो आपने f ऑफ x और f ऑफ y के लिए किया। यहाँ पर f लगाकर आप इसकी जगह f ऑफ x प्लस y लिख सकते हैं, और ये अपना आ रहा है जैसा कि जो अपन को पूछा गया था। अपने पास में क्या है f ऑफ x डॉट f ऑफ y इक्वल f ऑफ x प्लस y। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार इसको अभ्यास में लाएं। ऐसे इजी है कि मल्टीप्लेक्शन में बेस्ट है, लेकिन इसमें और अप्लाई हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं इसमें जो आपके पुरानी क्लास में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया, और एक दो पॉपुलर क्वेश्चन है इसके, वो मैं आपको करवा दूंगा अभी तो।